नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नोत्तरी भाग 4 जो भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर हम करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष, सर्वनाम दोष, संज्ञा दोष या लिंग दोष? तो इसका आंसर होगा ए, वचन दोष। ठीक है, तो अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया वचन दोष है, क्योंकि अनेक अपने में बहुवचन शब्द है और जिसको अनेकों लिखना वचन दोष माना जाता है। ठीक है, अर्थात शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने अनेक ही लिख दिया है, एक्चुअली ये अनेक नहीं है, अनेकों दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये मतलब इस तरह से तो ये सही हो गया। तो मतलब अगर यहाँ पे अनेकों लिखा हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? ठीक है, तो उसका ऑप्शन है विशेषण व्यवस्था दोष, सर्वनामिक दोष, संज्ञा दोष या लिंग दोष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। एक्चुअली इसमें संज्ञा दोष और लिंग दोष ऑप्शन ही नहीं है। इसमें एक्चुअली इसका सही आंसर होगा कारकीय परसर्ग। ठीक है, तो बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कारकीय परसर्ग दोष है और शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो दोष हैं वो मतलब देखे जाते हैं। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य प्रयोजन नहीं माना है? ठीक है, तो अमंगल का नाश, मित्र सम्मति उपदेश, यश प्राप्ति और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका आंसर होगा बी, मित्र सम्मति उपदेश। ठीक है, तो जो मम्मट है, मम्मट ने मित्र सम्मति उपदेश को तत्व के काम का प्रयोजन नहीं माना है और बाकी को माना है अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। और काव्य रचना का कारण व्यवहारिकता के धरातल पर अधिक व्यापक रूप से पेश करते हुए मम्मट मानते हैं कि काव्य में यश, धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, तुरंत आनंद की प्राप्ति और कांता मतलब कि प्रेमी या प्रेयसी की तरह उपदेश मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मित्र सम्मति उपदेश नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारे साँचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका ऑप्शन है माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, माधुर्य। तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। और माधुर्य काव्य गुण क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार हो वहाँ माधुर्य काव्य गुण होता है। मतलब जब पढ़ने से मधुरता का संचार हो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। उसके बाद यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिया, आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्न कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं क्षेमेंद्र, वेद व्यास, पिंगल या वाल्मीकि। तो इसका आंसर होगा पिंगल। ठीक है, तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता पिंगल हैं और क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम है कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा और सुवृत्ति तिलक। ठीक है, और उसके बाद चौथा उनका है दशावतार चरित्र। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है तथा वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम अनुकरण शब्द का प्रयोग मिलता है कहाँ पे? रामायण में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में या साहित्य दर्पण में। तो इसका आंसर होगा बी, नाट्यशास्त्र में। तो भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है
और इसकी रचना भरत मुनि ने की है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, भरत मुनि ने खुद ही कहा है। और उसके बाद इस ग्रंथ के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में, षष्ठ एवं सप्तम मतलब छठे और सातवें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है। रूय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्य, कुवलयानंद या काव्यादर्श, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अलंकार सर्वस्य। तो रूय्यक जो हैं वो अलंकार सर्वस्य ग्रंथ के रचयिता हैं और काव्य अलंकार के भामा हैं, आपको पता ही है। और कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित और काव्यदर्श के दंडी, ठीक है। उसके बाद ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो ध्वनि के प्रकार मतलब ध्वनि के 3 प्रकार माने गए हैं। तो ये मतलब इनमें से 3 वो प्रकार कौन से हैं? वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, वस्तु, अलंकार और रस, ठीक है। तो ध्वनि के 3 प्रकार हैं, वस्तु, अलंकार और रस। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक या काव्यादर्श। तो इसका आंसर होगा ए, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और उसके बाद यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है, इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है, मैंने पहले बताया। और नाट्यशास्त्र 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक में लिखा गया है। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण और 10 दोष तथा 4 अलंकार कौन कौन से हैं? यमक, रूपक, उपमा तथा दीपक की मीमांसा की है, ठीक है, मतलब बताया है। और अन्य ग्रंथ के रचना व रचनाकार इस तरह हैं, काव्यालंकार के हैं भामह, ध्वन्यालोक के हैं आनंदवर्धन और काव्यदर्श के हैं दंडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर है बी, रामचंद्र शुक्ल। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। और महादेवी प्रसाद ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। तो देखिए ये जो कुछ लाइनें हैं वो हर साल परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ कीवर्ड निकाल के याद कर सकते हैं तो मतलब आपको याद रहेगा। जैसे पूरा लाइन तो नहीं याद होगा लेकिन कुछ कीवर्ड से आप पहचान जाएंगे कि ये किसकी लाइन है, ठीक है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। मतलब कविता की बात कर रहे हैं, वैसे कविता की तो सभी बात कर रहे हैं लेकिन इसमें भी आप कोई कीवर्ड ढूंढ सकते हैं जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, ठीक है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं वामन, आनंदवर्धन, भामह या पंडितराज जगन्नाथ। तो इसका आंसर होगा बी, आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है और आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और वामन जो है वो उनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। और भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है, ये जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। और पंडितराज जगन्नाथ जो हैं उन्होंने रस गंगाधर नाम से एक रचना की है।
तो जो पंडित राज जगन्नाथ हैं उनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4, 2, 3 या 6। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो जो मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार होते हैं। शब्द के जिस व्यवहार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। और व्यंजना के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ठीक है, तो ये व्यंजना के 3 प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? अक्रमत्व, ग्रामीणत्व, अयथार्थ, क्लिष्टता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अयथार्थ। इसका आंसर होगा अयथार्थ। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इस पंक्ति में अयथार्थ काव्य दोष है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो उन्होंने काव्य दोष की संख्या कितनी मानी है? 9, 8, 7 या 10। तो इसका आंसर होगा 10। मैंने पहले भी बताया कि भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण तथा 10 दोष बताए हैं और भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और इनका समय दूसरी शती माना गया है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है और इसे पंचम वेद भी कहा है। और इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक माना गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? तो अभिनय का भेद कौन सा नहीं है? भारती, वाचिक, आहार्य या आंगिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, भारती। ठीक है, तो जो भारती है वो अभिनय का भेद नहीं है बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्यशास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। पहला भारती, सातवती, कैशिकी एवं आरभटी। तो ये चारों चीज़ें क्या है? जो नाट्य वृत्तियाँ हैं। ठीक है, और अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने गए हैं, आंगिक या कायिक और सात्विक, वाचिक और आहार। ठीक है, तो इसमें सात्विक नहीं है तो ये सात्विक होगा। चलिए आगे चलते हैं। लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, रस, छंद या अलंकार। तो लक्षणा को हम शब्द शक्ति कहते हैं, इसका पहला ही आंसर सही है। और शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और तीनों की परिभाषाएं भी दे चुकी हूँ। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद लक्षणा शक्ति है रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, और व्यंजना का मैंने 3 प्रकार आपको बता दिया पीछे। तो चलिए आगे देखते हैं। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है विस्कंभक, चूलिका, प्रवेशक या अंकास्य। तो इसका आंसर होगा बी, चूलिका। ठीक है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। ठीक है, और विस्कंभक क्या होता है? विस्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्त में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना तथा स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद नहीं है, शुद्धा, रूढ़ा, सरोपा या गौणी। तो इसका आंसर होगा बी, रूढ़ा। तो प्रयोजनवती लक्षणा के भेद मतलब रूढ़ा नहीं है, बाकी शुद्धा, सारोपा और गौणी है। ठीक है, उसके बाद लक्षणा के मतलब ये लक्षणा के भेद, लक्षणा का 2 भेद है, उसमें से है प्रयोजनवती लक्षणा और मतलब उसमें 2 माना गया, प्रयोजनवती और रूढ़ा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ग्रामत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, च्युत संस्कारत्व, निरर्थकत्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, च्युत संस्कारत्व। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत है। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष आ जाता है। ठीक है, और इस निराशा को छोड़ो, आशा से काम लो। यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो च्युत संस्कारत्व दोष है उसके अंतर्गत व्याकरण विरुद्ध प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। काव्य का सर्वस्व कहा जाता है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या रीति को। ठीक है, तो काव्य का सर्वस्व कहा जाता है अलंकार को। ठीक है, तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामा हैं, आप लोगों ने पहले देखा ही है। इसके बाद इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आनंदवर्धन। और वक्रोक्ति के हैं कुंतक और रीति के हैं वामन। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो समझ लीजिए शब्द शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो शब्द शक्ति को आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने पढ़ाया है भारतीय काव्य शास्त्र में, तो आप मेरी वीडियोस में, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 2, 7, 8 या 3। तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ठीक है, और वो है अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इन तीनों की परिभाषा भी मैं बता चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ठीक है, तो वामन ने अलग गुण बताए हैं। तो इनके ऑप्शन है 12, 9, 20 या 3। तो जो सही है वो है 20। ठीक है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण, मतलब 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने हैं। ठीक है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं तथा इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, तो सूत्रवृत्ति हो गया अगर, तो ये वामन का ग्रंथ हो गया। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या रजोगुण। तो इसका आंसर होगा ए, माधुर्य गुण। ठीक है, तो इसमें माधुर्य गुण है। दी गई पंक्तियों में माधुर्य गुण है। कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य गुण कहलाता है, जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8, 3, 10 या 7। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो हैं शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जबकि इन काव्य दोषों के प्रकारों के कई प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि या आनंदवर्धन। तो इसका आंसर होगा डी, आनंदवर्धन। तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है और अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्यात्मा ध्वनि स्वीकार किया है। ठीक है, उसके बाद जो भरत मुनि हैं उन्होंने उनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, और भोजराज जो हैं उनके ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण, और उसके बाद जयदेव के ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।